पता है ये क्यों आई है ऐश्वर्या राय? इसको संबंध तो पहले 2 बार जा चुके हैं, लेकिन अब ये इसलिए आई है, इसको पता लग गया कि ईडी अब तुम्हें गिरफ्तार करने वाली है अगर अब की बार पर नहीं पहुंची तो। यहाँ जवाहरलाल नेहरू मार्ग पे ईडी का जो है हेडक्वार्टर है, वहाँ पे इंटेरोगेशन हुई है 7 घंटे तक, और उसमें उसके पसीने पसीने आ गए। हमारे सोर्सेज से हमको जानकारी आई है अमिताभ बच्चन की इंटेरोगेशन होगी, हमारे सोर्सेज से हमको जानकारी आई है अमिताभ बच्चन को बुलाया जाएगा। लेकिन हम भारत सरकार से ये चाहते हैं कि इसके अंदर जो ऐश्वर्या राय के अलावा अमिताभ बच्चन की भी इंटरोगेशन होनी चाहिए, और जैकलिन फर्नांडिस और नोरा फतेही की इंटरोगेशन तो हो ही रही है। और एक और नाम बता दूं मैं आपको, सुकेश चंद्रशेखर ने नाम लिया श्रद्धा कपूर का, कह रहा है 2015 से जानता हूं मैं इसको। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कल ईडी की तरफ से ऐश्वर्या राय को समन किया गया। 6.5 घंटे की पूछताछ के बाद अब लगातार सवाल यही उठ रहा है, जिस तरीके से कल संसद में जया बच्चन का जो बिहेवियर था वो देखने के लिए मिला, और उसके बाद अब लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं देश की जनता की तरफ से भी अगला नंबर किसका होगा जिसका नाम पनामा पेपर्स में आया है। इसी सारे मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ यहाँ मौजूद है मंजीत डागर जी, और मंजीत सर से पूछेंगे सर किस तरीके से देखते हैं कि आज पनामा पेपर्स में ऐश्वर्या का नाम आया है। ईडी ने 6.5 घंटे तक जांच पड़ताल की है, बात की है, क्वेश्चंस भी किए हैं कंपनियों के लेकर। अगला नंबर किसका है? बच्चन परिवार में से, हमारे देश में से तमाम लोगों के नाम आए हैं, बच्चन परिवार को लेकर लगातार उंगलियां उठ रही हैं। अब देखिए, ऐश्वर्या राय का नाम पनामा पेपर्स में है, इसका खुलासा हम पिछले साल ही आपके सामने कर चुके हैं, और मैं आपको ये सारी जानकारी विद एविडेंस बता चुका हूँ। और मैंने सुशांत सिंह राजपूत के केस में अनेकों बार पनामा पेपर्स का नाम लिया है, और ये बात मैंने पिछले साल 11 सितंबर को आपको इंटरव्यू देते वक्त कही है, और मैं आगे की बात बताता हूँ इस विषय में। और इसमें ये भी बता देता हूँ कि इसमें ऐश्वर्या राय कहाँ तक इसमें गहरे फंसी हुई हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब सुशांत सिंह राजपूत का मामला आया था तो जितने भी स्टार बॉलीवुड के अंदर थे, मुंबई के अंदर थे, वो कभी भी इस विषय में बोलते नहीं थे, और मैंने आपको इसका खुलासा किया था ये बोलते क्यों नहीं है। उसका कारण है मनी लॉन्ड्रिंग के खेल। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब ब्लैक मनी को वाइट करना, वाइट मनी को ब्लैक करना। बॉलीवुड के स्टारों का जो काला धन है वो विदेशों में छुपा हुआ है, टैक्स हेवन्स के अंदर। तो ये लोग जो है, ये पैसा गया है दुबई के रास्ते, मॉरिशस के रास्ते, और वहाँ पर अंडरवर्ल्ड का कंट्रोल है। ISI और अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा नेटवर्क मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला के कामों में लगा हुआ है, और उनको इनके सारे अकाउंटों की जानकारी है। अब ये खुलासा देखिए, ये पनामा पेपर्स जो है, सबसे पहले तो ये बात पनामा पेपर्स के बारे में लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए, भाई ये चीज़ है क्या अपने आप में। पनामा एक छोटा सा एक देश है लैटिन अमेरिका के अंदर, 40 लाख उसकी पॉपुलेशन है, लेकिन वहाँ पर क्या है कि वहाँ पे एक मोजेक फोन्सेका नाम की एक छोटी सी कंपनी है, लॉ फर्म है, और उसके सर्वर से जो एक संगठन ने सर्वर हैक करके सारी डिटेल जो है प्राप्त करी है, और उस संगठन का नाम क्या, ICIJ। उसमें इंडिया का इंडियन एक्सप्रेस जुड़ा है। 100 देशों के पत्रकार एक गुप्त तरीके से संगठन बना करके जुड़े हुए हैं। वो गुप्त जो संगठन है, उस गुप्त संगठन का नाम ICIJ है। उसने सर्वर हैक करके सारी जानकारी प्राप्त करी है, और पनामा पेपर्स सामने आए हैं कब, 3 अप्रैल 2016 को। और पनामा पेपर्स ने सारी दुनिया के VIP लोगों को हिला करके रख दिया, और क्योंकि उसके अंदर बड़े बड़े देशों के प्रधानमंत्रियों के नाम, राष्ट्रपतियों के नाम, बड़ी बड़ी कंपनीज के CEO के नाम, जुडिशरी के लोग, इस पनामा पेपर्स के अंदर बड़े बड़े हॉलीवुड के स्टारों के नाम, आपको ओपरा विनफ्रे का नाम था इसमें पनामा पेपर्स के अंदर। और पाकिस्तान के अंदर तो नवाज शरीफ की गद्दी चली गई, 10 साल की जेल हो गई पनामा पेपर्स के चक्कर में। और ये याचिका सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में किसने डाली थी, इमरान खान की जो पार्टी है तहरीक इंसाफ पार्टी, उसमें इमरान खान गए थे सुप्रीम कोर्ट में, और 10 साल की जो है उसमें उसके अंदर जो सज़ा दी गई है नवाज शरीफ को, और उसको इलेक्शन लड़ने से महरूम किया गया है। अब बताइए कितना बड़ा मामला, छोटा मोटा मामला नहीं है। लेकिन बात जब ऐश्वर्या राय की आई, तो ऐश्वर्या राय को कल ईडी के दफ्तर दिल्ली में है, दिल्ली में यहाँ इंटेरोगेशन हुई, मुंबई में नहीं, ये ध्यान रखना है इस बात का। यहाँ जवाहरलाल नेहरू मार्ग पे ईडी का जो है हेडक्वार्टर है, वहाँ पे इंटेरोगेशन हुई है 7 घंटे तक, और उसमें उसके पसीने पसीने आ गए। हमारे सोर्सेज से हमको जानकारी आई है कि जो ये 2005 की बनाई हुई कंपनी थी, और ये सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं इंडियन एक्सप्रेस ने प्राप्त करे हैं, मेरे पास इनकी कॉपी है, और ये इंडियन एक्सप्रेस ने जो अपनी वेबसाइट पे भी डाले हैं, इसकी एक कॉपी मेरे पास भी है, और इंडियन एक्सप्रेस भी दे चुका, पहले ही बता रहा हूँ क्योंकि। और ये कंपनी, इस कंपनी का नाम है जो कि एक, पता है इनके कोई, ये ब्लैक मनी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी कोई जानकारी भारत सरकार को ऐश्वर्या राय ने नहीं दी है इस कंपनी की, और ना रिजर्व बैंक को दी है, इसलिए काला धन कहा जाता है। टैक्स की चोरी है ये, और अरबों रुपए की चोरी होती है। इस कंपनी का नाम है एमिक पार्टनर्स लिमिटेड,
और एमिक पार्टनर्स लिमिटेड जो है ये रजिस्टर्ड है कहाँ पर, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, और ये आइलैंड है लैटिन अमेरिका के अंदर। और लैटिन अमेरिका के अंदर बेशक ये आइलैंड, लेकिन इस पे राज किसका चलता है, ब्रिटेन की सरकार का चलता है। यहाँ का जो हाईएस्ट ऑफिसर होता है वो गवर्नर होता है, यहाँ पे टैक्स नहीं है। यहाँ पे आप कितना भी कमा लीजिए 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना आपको। और ये गवर्न होता है कहाँ से, जो है ब्रिटेन से गवर्न होता है। ये है टैक्स हेवन बोला जाता है। टैक्स हेवन मतलब जहाँ पे आप अपने जो है अपने काले धन को छुपा सकते हैं, उनको टैक्स हेवन्स कहते हैं, जहाँ टैक्स की छूट है। दूसरी बात, इसी तरीके का एक आइलैंड है ब्रिटेन के अंदर, जर्सी आइलैंड, जो वो बहुत बड़ा टैक्स हेवन है। मैंने पिछले साल आपको जानकारी दी थी। इसी तरीके का एक और टैक्स हेवन दुबई, और दुबई तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा टैक्स हेवन है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा टैक्स हेवन है। और ये जानकारी मैं किस लिए दे रहा हूँ, आप बताइए। बॉलीवुड की बात आ गई। देखिए आगे की फ्यूचर की बात मैं आपको बता देता हूँ कि इस पनामा पेपर्स में ही ऐश्वर्या राय का नाम नहीं है, पैराडाइज पेपर्स में भी उसका नाम है। 20 अक्टूबर 2017 को पैराडाइज पेपर्स सामने आए हैं। ये भी इसी संगठन ने उजागर किया, ICIJ ने। इसमें ऐश्वर्या राय का नाम है, इसमें भी अमिताभ बच्चन का नाम है, और पनामा पेपर्स में भी। ये भी मैं एक नया खुलासा बता रहा हूँ, अभी ये आएगा मीडिया में, देखना। ये एक्सक्लूसिव बता रहा हूँ आपको। और सुनिए, अमिताभ बच्चन की इंटेरोगेशन होगी। हमारे सोर्सेज से हमको जानकारी आई है, अमिताभ बच्चन को बुलाया जाएगा, उसकी इंटेरोगेशन होगी। और पता है ये क्यों आई है ऐश्वर्या राय, इसको संबंध तो पहले 2 बार जा चुके हैं, लेकिन अब ये इसलिए आई है, इसको पता लग गया कि ईडी अब तुम्हें गिरफ्तार करने वाली है अगर अब की बार पर नहीं पहुंची तो। क्योंकि मामला पार्लियामेंट में उठ गया। पंकज चौधरी ने जवाब दिया है, यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में, उसने जवाब दिया है इस विषय में, पनामा पेपर्स के मामले में। और तीसरी बार सम्मान गया है। कभी कोई समझता हो भाई ऐश्वर्या राय पे ज़बरदस्ती ठोक दिया है। और जहाँ तक बात है, देखिए अमिताभ बच्चन तो कहा करते थे हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। अब लाइन शुरू हो गई ना बच्चन परिवार की। पहले ऐश्वर्या राय का नाम आ गया, और एक मामले में अभिषेक बच्चन भी फंसे हुए हैं, लेकिन उसकी जानकारी ठीक से आई नहीं है। हम निकाल के उसकी जानकारी आपको दे देंगे। दूसरी और मैं बता देता हूँ आपको, ये जब जिस तरीके से 7 घंटे वहाँ इन्वेस्टिगेशन हुई और ये बाहर निकली है, इसका चेहरा देखते हैं आप किस तरीके से था। नींबू की तरह निचोड़ देते हैं वो ईडी वाले। और ये दूसरा पता लग जाएगा, इन्होंने बहुत नाच कूद कर लिए इन्होंने बॉलीवुड के अंदर। दूसरा विषय इसमें ये आता है, देखिए अब आप ये कहोगे कि ये इतना काला कारोबार मुंबई में चल रहा है, ड्रग्स के काम चल रहे हैं वहाँ पे, है ना, वहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग के काम चल रहे हैं। और मैंने आपको ये जानकारी दी थी कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के मामले में ये लोग इसीलिए नहीं बोलते थे क्योंकि ऐश्वर्या राय की ही मैनेजर दिशा सालियान थी। और ए दिल है मुश्किल जो फिल्म थी, उस फिल्म का पूरा मैनेजमेंट किसने देखा है, दिशा सालियान ने देखा है, जब इसकी मैनेजर हुआ करती थी। और अभी जब ये इंडियन एक्सप्रेस ने इनके जो मैनेजर है ना, अर्चना सदानंद नाम है उसका, ऐश्वर्या राय की मैनेजर, उससे संपर्क किया, उससे कहा कि भाई इसकी जानकारी दीजिए आप। आपने 2 नंबर से एक कंपनी बना रखी थी और इसमें पता किस किस के नाम है ऐश्वर्या राय के साथ में, इसमें डायरेक्टर्स में नाम है ऐश्वर्या राय का नाम है, उसके पिताजी का नाम है रमन्ना राय कृष्णराज का, इसके भाई का नाम आदित्य राय का, वृंदा कृष्णराज जो इसके जो माँ है उसका नाम है, ये मेरे पास में है। और मैं तो इसका नंबर भी बता दूँ आपको, इंटरनेशनल बिजनेस कंपनी नंबर एट 621448। और ये मैं आपको इसका कंपनी का नंबर बता रहा हूँ, आप में ये ले लीजिए, आपकी सारी डिटेल पड़ी है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। और दूसरी बात और बता दूँ मैं आपको, देखिए खेल क्या है कि अमिताभ बच्चन, उसको इस देश के लोगों ने अपनी आंखों पे रखा, बॉलीवुड के स्टारों को भी रखा, बाकी लोगों को भी, लेकिन बदले में क्या दिया उन लोगों ने हमको, बताइए आप। जब कुली फिल्म के अंदर अमिताभ बच्चन की आंत में जो है वो हो गया था शूटिंग करते वक्त, एक तरीके से शूटिंग करते वक्त बहुत ज़बरदस्त चोट आई थी, तो वो ऐसी हालत में थे, लगभग बेहोशी की हालत में थे। पूरे देश ने दुआएं मांगी थी अमिताभ बच्चन के लिए। ईमानदारी की बात है, आप पूछिए हिंदुस्तान के लोगों को, और ये जानकारी में नहीं हो तो पुराने लोगों को पूछ लीजिए, क्योंकि हमारा तो उस वक्त जन्म भी नहीं हुआ था। उस ज़माने की मैं बात बता रहा हूँ, पूरे भारत ने दुआएं मांगी थी, इन लोगों के लिए दुआएं मांगी थी जो काले धन विदेशों में रखते हैं ये, और ये लोग तभी जो है इस तरह की काली दुनिया में प्रवेश कर गए हैं। अमिताभ बच्चन पे इतना सारा कर्ज था, दूरदर्शन का 19 करोड़ रुपये का कर्ज था, तो फिर इसने बी ग्रेड फिल्में करनी शुरू कर दी। बूम फिल्म आई थी ना कैटरीना कैफ की, उसमें बी ग्रेड काम किया, बूढ़ा आदमी होकर के वहाँ किस तरह का संदेश देने लग रहा था, क्योंकि कर्ज चढ़ा हुआ था, और धोखा दे दिया अमर सिंह को। अमर सिंह ने निकाला इसको उस खाई से। और चलो मैं उसमें न जा करके एक और विशेष बात मैं आपकी नॉलेज में दे दूं, जया बच्चन ने कल पार्लियामेंट में जो बयान दिया है, वो चेयर को संबोधित करना चाहिए उसको, स्पीकर को, और वो बीजेपी वालों को संबोधित करके कह रही है कि भाई तुम्हारे बुरे दिन आएंगे। अच्छा, उनको बुरे दिन बता रही, समाजवादी पार्टी की सांसद है, समाजवादी पार्टी ने ही अमिताभ बच्चन को भी सांसद बनाया था, ठीक है, तो ड्रग्स के मामले में भी उनको डिफेंड कर रही थी, अब मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में डिफेंड कर रही है। इसका तो मेंटली डिस्टर्ब होने का मामला है, मीडिया वालों को अक्सर ही डांटती रहती है, लेकिन किसी का हाथ नहीं लग रहा। कोई मानहानि का केस कर दे तो 2 मिनट में समझ में भी आ जाएगा। उस वक्त भी आपने देखा इतनी सीनियर है, सब लोग इज्जत कर रहे हैं, तो इज्जत का मतलब ये नहीं है कि आप जो किसी पे इस तरह से टूट पड़ोगे। और मैं आपको एक विशेष बात बता दूं, देखिए
सैरन जी एक चीज़ और समझ लीजिए आप, अभी जैकलिन फर्नांडिस का मामला भी आया ना, मनी लॉन्ड्रिंग का, और मैंने आपको पहले जिक्र किया था जैकलिन फर्नांडिस एक महाठग से दोस्ती कर रही है, अफेयर चल रहा है उससे, और उनकी पीआर ने, देखो पीआर का क्या खेल है, पीआर वाले इनको दबाने का काम करते हैं। उसकी जैकलिन फर्नांडिस की पीआर ने कहा कि भाई ये तो हमें पता ही नहीं था, सुकेश चंद्रशेखर नाम का जो ठग है हम जानते नहीं थे, इसको विश्वास कर लिया, ये झूठ है ये। और वो सेल्फी भी जो है बहुत ही इंटीमेट सेल्फी है वो, अब हमें यहाँ बतानी पड़ रही है कैमरे पे ये बात। और वो दुनिया भर के 200 करोड़ रुपए तो उसने जो है अपने अकाउंट में डाल रखे हैं ठगी करके, एक टीटीवी दिनाकरण वाले मामले में और एक और मामले में, कई मामलों में डाल रखे हैं। मैं उनमें जाना नहीं चाहता, लेकिन मोटी बात बता देता हूँ, 1 करोड़ रुपया तो जेल वालों को देता था कि वहाँ पे सारी लैपटॉप वैपटॉप सारी सुविधाएं उसको जेल में अवेलेबल करा रखी थी। और ये जो है ये क्या कर रही थी, अभी जब इसे भाग रही थी इंडिया से, तब एयरपोर्ट पर पकड़ा है इसको, दबंग टूर था रियाद के अंदर सलमान खान का, उसमें जा रही थी। लेकिन तब जो वहाँ जा करके ईडी ने इसको दबोचा, पकड़ के उनको, ईडी को इन्फॉर्मेशन मिली, ईडी भागी वहाँ से गाड़ी लेकर के पकड़ के वहाँ के रेड कॉर्नर नोटिस से रोको इसे यहीं पे। ये बताइए, जहां लगातार बच्चन परिवार की मुश्किलें बढ़ रही हैं, ईडी भी एक के बाद एक, जैसा कि आपने कहा कि अभी बुलाने वाली है अमिताभ बच्चन को, पर कल संसद में खड़े होकर जया बच्चन का कहना था कि हमारे ऊपर ये पॉलिटिकल राजनीति हो रही है, हमसे बदला लिया जा रहा है। क्या इस तरीके से बयान देकर जो देश की जनता है जो लगातार सवाल पूछ रही है आज बच्चन परिवार से, या फिर आज जो इनकी काली करतूतें निकल कर सामने आ रही हैं, क्या ये साफ हो जाएंगी? ये साफ कहाँ से होंगे? अब जरा मुझे बताइए कि ये जो काले धंधे करने वाले लोग हैं, ये जो पैसा है काला धन, ये कहाँ पे लगता है बताइए? ये जो आतंकवाद में जो पैसा लग रहा है, ये ड्रग्स का पैसा, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा ही तो है। दुबई में मनी लॉन्ड्रिंग के और हवाला के ऑपरेटर्स बैठते हैं, 50 बार हमने आपको जानकारी दी है। और ये जो इस पेपर के अंदर भी ये पैसा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के दुबई के थ्रू विदेश में गया है। और मैं आपको बयान बता देता हूँ, 12 मई 2012 को सुब्रमण्यम स्वामी ने बयान दिया था, भारत का 43% ब्लैक मनी, काला धन दुबई के रास्ते बाहर गया है। और दुबई के अंदर आईएसआई और अंडरवर्ल्ड का कंट्रोल है, और उन्हीं के माध्यम से पैसा विदेशों में जाता है। और इतना ही नहीं है, ये क्या है इससे भी आगे बता दूं। देखिए, कहते हैं कि सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। अभी फ्यूचर की बात यह है कि इसमें जो एक्ट है ना, वो है फेमा का एक्ट। ये 1999 में बना था, लेकिन उसमें कम सज़ा थी, इसलिए भारत सरकार ने उसको 2002 में चेंज करके, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, और पीएमएलए नाम का कानून लेके आई, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, सज़ा को कर दिया 7 साल तक। फिर उससे भी मन नहीं भरा, लगा कि अभी ये टैक्स चोर मानेंगे नहीं। 2015 में एक भारत सरकार, जो मोदी सरकार, एक और नया कानून लेके आई, और वो ब्लैक मनी एक्ट था, उसमें सज़ा सीधे 10 साल कर दी। और ये तीनों ही कानून बीजेपी सरकार में आए, 99 के अंदर, 2002 के अंदर, 2015 के अंदर, यानी कि कांग्रेस के काल में कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित कानून को सख्त नहीं बनाया गया। ये बात समझ लेना आपको। और मैं और बता दूं, मैंने आपको एक पिछले इंटरव्यू में बताया था कि ड्रग्स को लेकर भी भारत सरकार कानून लाया था ना, अब वो चेंज कर दिया, उसमें अमेंडमेंट कर दिया उसी सेक्शन की, जिस सेक्शन की मैंने आपको यहाँ जानकारी दी है, सेक्शन 27A की, ताकि जमानत ना हो। लेकिन हम भारत सरकार से ये चाहते हैं कि इसके अंदर जो ऐश्वर्या राय के अलावा अमिताभ बच्चन की भी इंटरोगेशन होनी चाहिए, और जैकलिन फर्नांडिस और नोरा फतेही की इंटरोगेशन तो हो ही रही है। और एक और नाम बता दूं मैं आपको, सुकेश चंद्रशेखर ने नाम लिया श्रद्धा कपूर का, कह रहा है कि 2015 से जानता हूं मैं इसको, और इनको महंगे महंगे गिफ्ट दिया करता था। मनी लॉन्ड्रिंग में जितने भी ये लोग बॉलीवुड के अंदर आए हुए हैं, एक एक की जाँच की जानी चाहिए, और इन लोगों की जाँच की जानी चाहिए कि भाई ये लोग जो है दुबई में जो कॉन्सर्ट करते हैं, और जो कुआलालंपुर में कॉन्सर्ट करते हैं, जो टोरंटो में कॉन्सर्ट करते हैं, रियाद में कॉन्सर्ट करते हैं, इन कॉन्सर्ट को करवा कौन रहा है, पैसे कौन दे रहा है बताइए। और इनके पीछे आईएसआई के एजेंट लगे हुए हैं। 10 बार जानकारी दे दी है, लेकिन चलो एक जानकारी और फिर दे देता हूँ आपको मैं। सलमान खान का कॉन्सर्ट होना था 10 अप्रैल को 2020 के अंदर ह्यूस्टन के अंदर, और उसे कौन करवा रहा था? उसे रेहान सिद्दीकी करवा रहा था। चलो कॉन्सर्ट तो बहुत सारे, लेकिन मैं वो बता रहा हूँ जिसको भारत सरकार ने इसकी जानकारी किसको दी थी? सलमान खान को दी थी। कहाँ से जानकारी मिली थी? ह्यूस्टन में भारत का काउंसलेट जनरल है, दूतावास है ह्यूस्टन के अंदर, वो टेक्सास में पड़ता है, उन्होंने दी वाशिंगटन डीसी के अंदर। वाशिंगटन डीसी से जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को मिली यहाँ पे, और इन लोगों ने भी सलमान खान को जानकारी दी। अब बताइए कितने नेटवर्क के थ्रू भारत की एजेंसियों को कितनी मेहनत करके ये काम करना पड़ रहा है, वो रद्द किया। चलो इस काम के लिए मैं सलमान की तारीफ़ करता हूँ खुले दिल से कि जो है उसने उस कॉन्सर्ट को रद्द किया, और मैं चाहता हूँ भैया उनकी तरह ऐसा एक उदाहरण पेश करें। लेकिन सलमान खान साहब को कई मामलों में जो है जो जवाब देना चाहिए, इन मामलों में भी उन्हें आकर के बात करनी चाहिए। कोई भी अच्छा काम होगा हम तारीफ़ भी करेंगे, उसकी ऐसी बात नहीं है।